हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप भी बोर्ड एग्जाम 2026 में बैठने वाले हो और सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो, तो मैं आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद अध्याय 2 के सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बताने वाला हूं। और यदि आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम में इन 2 चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चन को बस तैयार कर लेते हो तो पूरी गारंटी है कि आपके 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूं और लास्ट में बताऊंगा कि इनका सोल्यूशन कहां मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 और अध्याय 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, मतलब कि ये जो पहला अध्याय है इसके जितने भी प्रश्न है मैंने यहाँ पे लिख दिया है और सभी प्रश्नों को बताने वाला हूं और आपको बताऊंगा भी कि इसका सॉल्यूशन कहां आपको मिलेगा। देखिए, इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हर साल आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। इसके साथ यहाँ पे देखिए कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, उनमें योगदान देने वाले सभी का वर्णन कीजिए। ये जर्मनी और इटली का एकीकरण तो आपको 100% याद कर लेना है। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है और आप पीवाईक्यू पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल लगातार इन दोनों क्वेश्चन का भंडार रहा, मतलब कि हमेशा पूछा गया है ये क्वेश्चन। इटली और जर्मनी का एकीकरण कोई ना कोई तो आपके एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर कहां मिलेगा मैं आपको जस्ट अभी बताता हूं। एंड उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था। लिखिए, मतलब कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस पे विश्व पर, मतलब कि उस क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था। जैसे सामाजिक प्रभाव होता है, एक आर्थिक प्रभाव होता है, राजनीतिक प्रभाव होता है, तो जितने भी प्रभाव हैं क्या क्या प्रभाव पड़े थे हम लोग को वही वर्णन करना है और ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है। और हाँ, याद रखिए कि यदि आपको 6 नंबर का क्वेश्चन याद रहे तो आपके एग्जाम में 4 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, उसको आप आसानी से लिख देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन ही लिखा है और इसको कभी कभी 4 नंबर में पूछ लेता है, तो जो आप 6 नंबर में लिखेंगे उसी को शॉर्ट कर दीजिए, 4 नंबर का हो गया। ठीक है, बस यही क्वेश्चन करना रहता है और कुछ नहीं करना होता है। इसके बाद से देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय किस प्रकार से हुआ, स्पष्ट कीजिए। हम लोग को बताना है कि राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो ये है चौथा क्वेश्चन। उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्र राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब कि राष्ट्र राज्य का उदय किस प्रकार से होता है हम लोग को बताना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है कि उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ बताइए तथा इसके प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और आपको अभी स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर इसकी सभी फुल वीडियो मिलती है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर और 6 नंबर दो मतलब कि 2 बार पूछा गया है। मैं आपको पीवाईक्यू पेपर का एक सैंपल दिखाऊंगा, उसमें एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा कि उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। एक रूढ़िवादी राष्ट्रवाद होता है और एक उदारवादी राष्ट्रवाद होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। एंड उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए कौन से महत्वपूर्ण कारण थे, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ है, उसके कारण कौन थे, उसको हम लोग को बताना है कि क्या क्या चीज थे, उसको विस्तार पूर्वक लिखना है। ठीक है, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का योगदान क्या था, हम लोग को बताना है कि मतलब कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो उसके प्रमुख जो व्यक्ति थे ऑटो वन बिस्मार्क थे, तो इनका योगदान किस प्रकार से था या क्या था, हम लोग को वही बताना है। जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान था इनका। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि यूरोप में, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, हम लोग को बताना है। जैसे कि जानते हैं ना कि हर जगह क्या क्या चीज कराया गया था, तो संगीत कराया गया था, कहीं कवि सम्मेलन कराया गया था और उसमें राष्ट्रवाद का मतलब लोग बता रहे थे, तो संस्कृति का योगदान किस प्रकार से हुआ आप इसी प्रकार से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका खत्म हो गया। एंड अब आ जाइए चैप्टर 2 पे, मतलब कि चैप्टर 1 के जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया, अभी बता रहा हूँ इसका कि सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। एंड ये रहा चैप्टर 2 के। चैप्टर 2 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके मैप के भी क्वेश्चन आते हैं, MCQ भी आते हैं एंड उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब कि सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं। और मैथ के जो 5 नंबर के क्वेश्चन है, यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। 5 नंबर के आपकी हिस्ट्री से जो जाते हैं ज्यादातर इसी में से आते हैं पांचों। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, इसमें हम लोग को पहला दिया गया है क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, चौरी चौरा कांड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कभी कभी ये अकेले पूछ लेता है कि रॉलेट एक्ट क्या था, लेकिन अब तो 2 नंबर के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, तो 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आपके एग्जाम में 6 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड उसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि MCQ जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो आप लोग को याद कर लेना है कि रॉलेट एक्ट
क्या था एंड किस प्रकार से उसे पारित किया गया था। और ये भी याद करना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, मतलब कि जब आप पढ़ेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार चौरी चौरा कांड तब आपको याद हो जाएगा कि कब कब ये हुआ था। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंड उसके बाद देखिए दूसरा वाला दिया गया कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। मतलब कि महात्मा गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए थे उनका हम लोग को वर्णन करना है। कभी कभी दे देता है कि महात्मा गांधी जी के चलाए गए सत्याग्रह पर निबंध लिखिए, तो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऐसा निबंध लिखने का, तो आप लोग को याद रहना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एंड उसके बाद दिया गया कि सत्याग्रह और इसके आंदोलन के विचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए जो क्वेश्चन मैंने बताया वही क्वेश्चन आ गया कि सत्याग्रह के विचार पर टिप्पणी लिखिए या निबंध लिखिए बस। और देखिए यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 में असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, इसके प्रमुख कार्यक्रम बताइए। मतलब कि कार्यक्रम क्या थे इसको बताना है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होने का क्या कारण था हम लोग को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में असहयोग आंदोलन की स्थिति का वर्णन कीजिए। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या थी असहयोग आंदोलन की स्थिति और शहरी क्षेत्रों में क्या थी हम लोग को पूरा बताना है। ठीक है, 5वां नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन को वर्णन कीजिए। अभी मैंने ऊपर बताया ना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों को याद कर लीजिएगा। आपके बिल्कुल मैं पूरी गारंटी देता हूं कि इस एग्जाम मतलब कि इस प्रश्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं इस चैप्टर से, तो आप लोग इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद दिए गया क्वेश्चन नंबर 7 में सत्याग्रह के विचार का मतलब बताइए। मतलब कि सत्याग्रह का जो विचार होता है उसका मतलब बताना है आप लोग की मतलब क्या होता है। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया। अभी जब आप असहयोग आंदोलन को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो किस प्रकार से शुरू हुआ, क्यों शुरू किया गया, क्यों स्थगित किया गया, सब आपको मालूम चल जाएगा। तो बस इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन या सहयोग आंदोलन कब चलाया गया था आपको सब क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैंने केवल 6 नंबर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं कि यदि आप इसे याद करेंगे तो 4 नंबर के क्वेश्चन और एमसीक्यू जो क्वेश्चन है आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। एंड उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि गांधी जी के नमक कानून का वर्णन कीजिए। अब देखिए जब आप भारत छोड़ो सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे तब उसी में पता चल जाएगा कि नमक कानून क्यों चलाया गया था, क्यों बनाया गया था, और नमक कानून तोड़ने का जो असहयोग आंदोलन मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निकाला था महात्मा गांधी जी ने, वो क्यों निकाला था। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण तथा इसके विस्तार कारण क्या है, इसको विस्तार पूर्वक समझाना है। एंड यहाँ पे आपके पूरे खत्म हो गए 10 क्वेश्चन चैप्टर 2 के और 9th क्वेश्चन चैप्टर 1 के। एंड इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पूरी गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और 10 नंबर के क्वेश्चन तो बस इन्हीं 2 चैप्टर से आते हैं, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इसका सोल्यूशन कहां मिलेगा, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इन सभी क्वेश्चंस के नोट्स मिल जाएंगे। मेरे बायो में लिंक, मेरे मतलब कि अबाउट में जाइए उसमें लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे जिसपे मेरे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो लोग मेरे इसी नोट्स को फॉलो करते हैं, तो वो भी आपको इंस्टाग्राम पे भी सभी नोट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिएगा और तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।